हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो देखो, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, समय समय पर अनेक थ्योरीज दी गई है। तो सबसे पहले अगर अपन प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में है ना, एक ब्लैक बाइल थ्योरी दी गई थी, काला पित्त सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत यूनानवासी हिपोक्रेटिस तथा भारतीय आयुर्वेद के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता था कि जो व्यक्ति काले पित्त युक्त होता है, अर्थात ब्लैक बाइल युक्त होता है, वो गर्म मिजाज होता है, अर्थात वो गर्म व्यक्तित्व युक्त व्यक्ति होता है। उसका व्यक्तित्व जो होता है वो गर्म होता है, और ऐसा व्यक्ति अधिकांशतः बुखार से पीड़ित होता है, ज्वर से पीड़ित होता है। तो पहले ये माना जाता था, क्योंकि अपने प्राचीन समय में वात, पित्त और कफ में बैलेंस अगर बना हुआ है तो स्वस्थ कहलाते थे, और अगर इनमें इनबैलेंस हो जाता है तो वो अस्वस्थ कहलाता है। तो यानी वात, पित्त, कफ के अनुसार जो है ये सिद्धांत कार्य करता है। अब आगे चलते हैं अपन। तो ब्लैक बाइल थ्योरी जो थी, इस थ्योरी का खंडन किया गया बाद में। जैसे विज्ञान एडवांस हुई तो बाद में इसका खंडन किया गया, और इसका खंडन किया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तथा थर्मामीटर का उपयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया कि काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान भी सामान्य ही होता है, अर्थात इसका तापमान जो है बढ़ता नहीं है। पहले माना जाता था कि उसका तापमान ज्यादा होता है, ज्वर होता है, बुखार से पीड़ित होता है, लेकिन विलियम हार्वे ने इसका खंडन कर दिया, इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जैविकी के अनुसार, अगर जैविकी के अनुसार बात की जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हम जानते हैं आज कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, और यह प्रतिरक्षा तंत्र ही हमें स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। और प्रतिरक्षा तंत्र का नियंत्रण भी कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये इसका नियंत्रण है तथा इसको प्रभावित भी करते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अब स्वास्थ्य को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? तो वे कुछ कारक यहां पर दिए गए हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं ये? तो जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं या कुछ ऐसे विकार होते हैं जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होते हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब जैसे आनुवंशिक विकार के अंतर्गत अपन बात कर ले, जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जन्मजात होता है ये। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जन्मजात होती है, हीमोफीलिया है, अनेक ऐसे विकार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, आनुवंशिक विकार होते हैं ये, जो व्यक्ति जन्म के साथ में लेके आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आगे सेकंड, संक्रमण। और संक्रमण ये तो करते ही करता है, फिक्स है। कैसे? कि संक्रमण के द्वारा क्या हो जाएंगे कि व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, व्यक्ति में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब रोग उत्पन्न हो जाएगा तो रोग उत्पन्न होने पर अनेक लक्षण प्रकट होंगे, थकान, कमजोरी, बेचैनी, बुखार होना वगैरह, ये सारे लक्षण प्रकट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें अपन। वैसे एक बात और बता दूं आपको, संक्रमण जो होता है अनेक रोगजनकों के द्वारा होता है। इस चैप्टर के अंदर आगे अपन जो है 10 प्रकार के रोग पढ़ने वाले हैं आगे, और उसको डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट, जीवन शैली। हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। अब लाइफ स्टाइल कैसे प्रभावित करती है? तो जैसे हमारा जो खान पान है, एक बैलेंस डाइट अगर हम नहीं ले रहे हैं खान पान के अंदर, है ना, तो यानी बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से हम जो है मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, अर्थात कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो ये कुपोषण से संबंधित जो है यहाँ पर विकार उत्पन्न हो जाएंगे जो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो जीवन शैली का भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो यानी ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वस्थ होता क्या है, स्वस्थ कहते किसे हैं? तो यहां पर क्या होता है, स्वस्थ से क्या तात्पर्य होता है? सिर्फ रोग मुक्त होना ही स्वस्थ नहीं है। यानी एक स्वस्थ की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ रोग मुक्त होना ही स्वस्थ नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए आगे? तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक रूप से
स्वस्थ होना आवश्यक है, तब भी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा, तो वो स्वस्थ कहलाता है। तो यानी यहाँ ये संदर्भ है, इन संदर्भ में भी स्वस्थ होना आवश्यक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, स्वास्थ्य का जीवन पर प्रभाव। स्वास्थ्य का अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य से उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता बढ़ेगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अनेक प्रकार के कार्य संपन्न कर पाएंगे। नंबर 2, आर्थिक संपन्नता आती है, जब हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, है ना, नौकरी पेशे वाले जो व्यक्ति है अच्छे ढंग से जब कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता भी आएगी, है ना, यानी आर्थिक संपन्नता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरा, व्यक्ति का आयु काल बढ़ता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम लंबे जिएंगे, हमारा आयु काल अधिक होगा। अगर हम अस्वस्थ हैं तो आयु काल में कमी आ जाएगी, तो यानी यहाँ पर आयु काल में वृद्धि होती है। देखो नेक्स्ट आगे, चौथा, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो शिशु मृत्यु दर कम होगी, मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। एक माता अगर स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, और जब ये दोनों ही स्वस्थ हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये लंबा जीवन प्राप्त करेंगे, यानी इनमें मृत्यु दर में क्या आएगी, इनकी मृत्यु दर में कमी आती है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अपन, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। हम स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाए रख सकते हैं? इसके लिए अपन कुछ उपचार या कुछ उपाय जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। क्या क्या है वो? तो नंबर 1 है संतुलित आहार। पहली कंडीशन, हमारा जो खान पान है वो एकदम बैलेंस होना चाहिए, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, जल, ये सारी जो है आपूर्ति हमें करनी चाहिए, तभी वो एक संतुलित आहार कहलाएगा। तो आहार हमारा जो क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। नंबर 2, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सुथरे रहें, समय पर नहाना धोना करना चाहिए, कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए। नेक्स्ट आगे नंबर 3, नियमित व्यायाम करना चाहिए, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, कुछ समय तक लंबी दूरी तक कुछ चले, है ना, इस प्रकार से नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त योग अभ्यास करना चाहिए। योग के द्वारा हम हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं, तो हमें योग भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त टीकाकरण करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अनेक प्रकार की वैक्सीनेशन के बारे में कई योजनाएं बना रखी है, कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो यानी हमें कहीं ना कहीं टीकाकरण को भी अपनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान करना चाहिए। अनेक प्रकार के अपशिष्ट जो है हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, कूड़ा करकट गंदगी, तो उनका कहीं ना कहीं समुचित निपटान आवश्यक है, क्योंकि कूड़े करकट के द्वारा कहीं ना कहीं रोग फैलते हैं, तो इनका निपटान भी आवश्यक है। नेक्स्ट आगे, रोग वाहकों का नियंत्रण करना। अनेक प्रकार के रोग वाहक होते हैं, तो उन रोग वाहकों का नियंत्रण भी करना चाहिए हमें, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है यानी एक अच्छा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं इन उपायों को अपनाकर। नेक्स्ट अब आगे ले चलते हैं अपन, तो आगे आ जाते हैं, तो यानी रोग। अब रोग किसे कहते हैं, रोग से क्या तात्पर्य होता है, डिजीज किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी स्थिति जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, रोग कहलाता है। यानी ऐसी कोई भी जो कंडीशन हो जो हमारे शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, रोग कहलाता है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आंखें जो है वो कमजोर हो गई, चश्मे लग गए, तो प्रॉपर आईज हमारी कार्य नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यानी ये रोगी है, इसका मतलब वो व्यक्ति रोगी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुन नहीं पा रहे आप प्रॉपर, तो हमारा अंग प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, रोगी है। अब जैसे किसी दुर्घटना में हाथ फ्रैक्चर हो गया, पट्टी चढ़ गई, प्लास्टर चढ़ गया, हाथ जो है प्रॉपर अब कार्य नहीं कर पा रहा है, बंधा हुआ है, तो यानी ये भी क्या है, एक तरह से रोग की स्थिति है। तो यानी ऐसी कोई स्थिति जो हमारे शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती हो, रोग कहलाता है। अब रोग के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं आगे, तो रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के साथ में उत्पन्न होते हैं, और उपार्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के पश्चात जीवन काल के दौरान जो है उत्पन्न होते हैं। ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं आगे, उपार्जित रोग पुनः 2 प्रकार के, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, यानी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। आगे ले चलते हैं। देखो, तो पहला जो रोग था अपना, पहला जो टाइप था वो था जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग किसे कहते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया ही था। वैसे ऐसे रोग जो जन्म के साथ ही किसी व्यक्ति में उपस्थित हो, जन्मजात रोग कहलाते हैं।
व्यक्ति जब पैदा होता है तभी वो कुछ रोग को लेकर आता है, उसे पहले से ही कुछ रोग होते हैं, तो ऐसे रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। अब अपन ने डिस्कस किया ही था वैसे जन्मजात रोग के अंतर्गत लाइक बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है ना, तो ऐसे भी रोग है, बहुत सारे रोग है। अब जैसे व्यक्ति जो है जन्म से ही अपाहिज है, तो ये भी रोग की स्थिति है। व्यक्ति जैसे जन्म से अगर अंधा है, वो कानों से सुन नहीं पा रहा, बहरा है, तो ये भी रोग की स्थिति है, जन्मजात रोग कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उपार्जित रोग। ऐसे रोग जो जन्म के बाद जीवन काल के दौरान उत्पन्न होते हैं, यानी जन्म के साथ में ये रोग नहीं होते हैं, ये रोग जो है जीवन काल के दौरान जो है एक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे? उपार्जित रोग कहलाते हैं। और उपार्जित रोग जो है ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, फिर आगे इनकी दो कैटेगरी है, दो टाइप होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जिसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या फिर इसको इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अगर उसमें रोग है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इस रोग का संचरण होता है, अतः इसीलिए ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। इसको अपन संक्रामक रोग कहते हैं। रोग का संचरण संक्रमण कहलाता है, और एक रोग का संचरण किसी अदर व्यक्ति में होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है संक्रमण। इसको अपन संक्रमण के नाम से जानते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, उसको संक्रमण कहते हैं। अब रोगजनक क्या होते हैं? रोगजनक किसे कहते हैं? तो ऐसे जैविक कारक जिसके द्वारा रोग का संचरण होता है, रोगजनक कहलाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है आदि। ये सभी क्या कहलाते हैं? रोगजनक कहलाते हैं। ये जैविक कारक है, इनके माध्यम से रोग का संचरण होता है, अतः इन्हें रोगजनक कहते हैं। नेक्स्ट आगे ले चलते हैं अपन, असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इससे क्या तात्पर्य होता है कि ऐसे रोग जिनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, अर्थात ये व्यक्तिगत रोग होते हैं, एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, यानी इन रोगों का संचरण एक रोगी व्यक्ति के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है, नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अब लाइक जैसे अपन बात करें, इसमें एग्जांपल दे देते हैं अपन, लाइक एलर्जी। जैसे एलर्जी की बात करें तो एलर्जी एक व्यक्तिगत रोग है, जैसे कैंसर एलर्जी है, कैंसर है। इसके अतिरिक्त जैसे अपाहिज हो जाना एक्सीडेंट के अंदर, है ना, तो ये भी क्या है? तो यानी इस प्रकार के जो रोग है ये क्या कहलाते हैं? ये असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इनको अपन असंक्रामक रोग कहते हैं। ये असंक्रामक रोग के उदाहरण है हमारे सामने, क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं, किसी अदर व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को एलर्जी है, कैंसर है, तो उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति को एलर्जी या कैंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, असंक्रामक रोग है ये। नेक्स्ट अब आगे ले चलते हैं अपन, तो मानव में सामान्य रोग, यहां से अपना महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होता है। अपनी इस बुक के अंदर 10 रोग दे रखे हैं, जिनमें से अपन यहाँ कुछ डिस्कस करने वाले हैं अभी। जैसे अब मैं से यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको एक सजेशन दूंगा कि जब कभी भी कोई भी जब रोग आ जाए, रोग के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए मतलब पेपर के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो आपको नोट करने हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको कंपलसरी देने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे? रोग का नाम तो आपने दे दिया, सबसे पहला जो पॉइंट डालोगे वो डालोगे रोगजनक। कोई भी जो रोग होता है सबसे पहले आपको उसका रोगजनक बताना है, उसके पश्चात आपको उसका संचरण बताना है या संक्रमण किसके द्वारा होता है वो बताना है आपको। नंबर 3, आपको लक्षण तो बताने ही है कंपलसरी। जो रोग है उस रोग के लक्षण आप जरूर डिस्कस करेंगे, रोग के लक्षण आपको लिखने ही है। कुछ लक्षण कॉमन होते हैं, जब कभी भी रोग उत्पन्न होता है तो थकान, कमजोरी, ये तो होना ही है, तो ये कुछ पॉइंट आपको कंपलसरी डालने ही है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अपन, लक्षण के बाद में अगला जो पॉइंट आप लिखोगे ना, वो लिखोगे निदान या जांच। अगर उस रोग की कोई निदान है या कोई जांच है तो वो आप जरूर लिखोगे। इसके अतिरिक्त बचाव या उपचार, ये भी आपको डालना है लास्ट पॉइंट, अगर आपको पता है तो। इस प्रकार से आपको ये सारे पॉइंट जो है जरूर आपको लिखने हैं, जरूर डिस्कस करने हैं।
विशेष रूप से ध्यान रखें इन बातों का। और 100% क्वेश्चन आएगा रोग से संबंधित, क्योंकि इस बार ब्लूप्रिंट के अंदर इंपोर्टेंट चैप्टर दे रखा है ये, और इंपोर्टेंट रोग सारे इंपोर्टेंट है, इनमें से 100% आपको 1-2 रोग मिल जाएंगे पेपर के अंदर। तो देखते हैं आगे। सबसे पहला जो रोग है वो है टाइफाइड। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, है ना। रोगजनक का नाम हो गया साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट आगे संचरण या संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है संदूषित यानी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, भोजन तथा जल के द्वारा। संदूषित भोजन तथा जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट आगे लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण जैसे यहां पर दे रखा है, देखो, रोगी को लगातार उच्च ज्वर आना, यानी हाई फीवर होना, बहुत तेज बुखार का होना, और कितना, लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है उस व्यक्ति का। तो बहुत ही ज्यादा उच्च ज्वर का आना पहला लक्षण हो गया। नेक्स्ट आगे नंबर 2, कमजोरी तथा थकान महसूस होना। कोई भी रोग होगा तो ये तो होना ही है लक्षण। नेक्स्ट नंबर 3, आमाशय में पीड़ा होना, यानी पेट दर्द होना। नंबर 4, कब्ज का हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का होना, व्यक्ति को कब्ज हो जाएगी। नंबर 5, सिर दर्द होना। जब देखो पेट में कब्ज होती है ना, तो सिर दर्द होता है, ध्यान रखें, तो सिर दर्द का होना। नेक्स्ट आगे जब कब्ज है तो भूख भी नहीं लगेगी, तो भूख का नहीं लगना। नेक्स्ट आगे गंभीर मामलों में आंत्र में छिद्र तथा मृत्यु का होना। अगर गंभीर मामलों में देखें तो आंत में छेद उत्पन्न हो जाएंगे और व्यक्ति मर भी सकता है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन निदान एवं जांच की। तो निदान और जांच के अंतर्गत विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये एक निदान की विधि है, विडाल परीक्षण, विशेष रूप से ध्यान रखें, विडाल परीक्षण। नेक्स्ट आगे बचाव एवं उपचार की बात करें आगे, तो एंटी टाइफॉइड टीकाकरण करना, यानी टीकाकरण जरूर करवाएं, एंटी टाइफॉइड टीका लगवाएं। नंबर 2, एंटीबायोटिक दवाई लेना, एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं आप रोग से बचने के लिए। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आगे उचित साफ सफाई का रख रखाव करना, उचित साफ सफाई का ध्यान रखें आप, आपके आसपास जो है गंदगी नहीं हो, किसी प्रकार की गंदगी आपके आसपास नहीं होनी चाहिए, तो आप इस रोग से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे ले चलते हैं हम अगला रोग जिसका नाम है न्यूमोनिया। अगला रोग जिसका नाम न्यूमोनिया, इसका जो रोगजनक होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, जो एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा ये रोग फैलता है, ये इसके रोगजनक होते हैं। संक्रमण की बात करें अगर अपन आगे, तो ये संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए बिंदुकों के द्वारा, यानी एरोसोल के द्वारा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब छींकेगा, खांसेगा, तो छींकने खांसने के दौरान छोटे छोटे मुंडक रिलीज होते हैं, एरोसोल रिलीज होते हैं, जो अपने आसपास के एरिया में फैले हुए रहते हैं। अगर उस एरिया के अंदर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा, अतः इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखें। नेक्स्ट आगे संक्रमण, दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति के झूठे बर्तनों के द्वारा, ये भी है, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिए गए झूठे बर्तनों का उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके द्वारा भी क्या होता है, रोग का संक्रमण होता है, संचरण होता है। नेक्स्ट आगे लक्षण की बात करते हैं, चलो, तो इसके अंतर्गत पहला जो बात करें हम लक्षण की, इस रोग में लंग्स की एल्वोलाई या कुपिका में संक्रमण होता है, यानी ये लंग्स जो होते हैं उनमें संक्रमण उत्पन्न करता है। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जब लंग्स ही संक्रमित हो गए, कुपिका ही संक्रमित हो गई है, तो सांस लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई तो होनी है, तो कठिनाई होती है। इसके अलावा जब फेफड़ों में संक्रमण है तो खांसी भी होगी, तो खांसी का आना, इसके अतिरिक्त ठंड लगना, ये लक्षण होते हैं। सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस करना, ये लक्षण किसके हो गए, निमोनिया के। इसके अतिरिक्त गंभीर मामलों में फूट तथा हाथ की अंगुलियों के नाखून धूसर रंग के हो जाना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फेफड़ों में संक्रमण है तो कहीं ना कहीं रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो ऑक्सीजन हमारे हाथ में अंगुलियों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, और इसी वजह से नाखून का जो रंग होता है वो धूसर हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, या थोड़ा नीले रंग का हो जाता है। बचाव और रोकथाम, इस रोग की बचाव और रोकथाम क्या है? तो नंबर 1, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना। नंबर 2, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिए गए बर्तनों का उपयोग नहीं करना। इस प्रकार से हम इस रोग से बच सकते हैं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो अगला जो रोग है वो है डिप्थीरिया। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। संचरण या संक्रमण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है। लक्षण, तो यह रोग प्राय 1 से 5 साल तक के बच्चों में होता है, यानी ये बच्चों में उत्पन्न होने वाला रोग होता है डिप्थीरिया। नंबर 2, सॉरी आगे बात करते हैं अपन लक्षण की। हाँ, तो नंबर 2 हल्का ज्वर होना, तो शिशु को थोड़ा जो है बुखार होगा। नंबर 3 सिर दर्द होना। नंबर 4 गले में दर्द होना। नंबर 5 गले से एक अर्ध ठोस का निकलना। ध्यान रखें, गले से एक अर्ध ठोस निकलेगा, अर्ध ठोस का निकलना, और ये अर्ध ठोस बाद में एक झिल्ली में परिवर्तित हो जाता है। तो अर्ध ठोस का एक झिल्ली में परिवर्तित हो जाना, जिससे श्वसन में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं अपन। तो अगला जो पॉइंट आता है अपना रोकथाम और उपचार। तो रोकथाम और उपचार की अगर बात करें तो डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। नंबर 2 संक्रमित शिशु के थूक एवं कफ या बलगम का निस्तारण करना। शिशु के द्वारा जो थूक या बलगम जो निकल रही है, कफ जो निकल रही है, उसको कहीं दबा दें, आप मिट्टी में दबा दें उसको। नंबर 3 संक्रमित शिशु को अलग रखना चाहिए। वो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित शिशु है, तो उसको अलग ही रखना चाहिए ताकि दूसरों में वो रोग का संक्रमण नहीं हो। इसके अतिरिक्त एंटीबायोटिक औषधियां देनी चाहिए। तो संक्रमित व्यक्ति को, संक्रमित शिशु को एंटीबायोटिक प्रदान की जाए ताकि रोग से बच सके। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आगे ले चलते हैं अपन पेचिस या डायरिया। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है ई कोलाई, एक प्रकार का जीवाणु होता है ये, अथवा सिगेला की कुछ जातियां, ये इसके रोगजनक होते हैं। संचरण या संक्रमण की अगर बात करें तो संदूषित यानी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड पेय पदार्थों के द्वारा, तो यानी संदूषित भोजन तथा पेय पदार्थों के द्वारा इसका संचरण होता है। नेक्स्ट आगे लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण के अंतर्गत दस्त लगना, उल्टियां आना। इसके अलावा नंबर 2 मल में श्लेष्मा तथा रक्त का आना। व्यक्ति जब मल त्यागेगा तो उसके मल में श्लेष्मा उपस्थित होगी अथवा रक्त भी उपस्थित होगा। नेक्स्ट आगे आमाशय में एंटन, जिसको अपन मरोड़े लगना भी कहते हैं, पेट में मरोड़े लगते हैं। मरोड़े लगने का मतलब आमाशय के अंदर एंटन उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आगे निर्जलीकरण होना, यानी उस व्यक्ति के अंदर जल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, जिसको निर्जलीकरण कहते हैं, है ना। तो यानी निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आगे बचाव उपचार की बात करें अगर, तो पहले से कटे हुए फल तथा सब्जियों का सेवन नहीं करना। मार्केट में जाते हैं तो कई बार पहले से कटे हुए फ्रूट वगैरह रखे हुए रहते हैं, तो वो आप लेकर नहीं आए, उनका सेवन आप नहीं करें। इसके अतिरिक्त आप ओआरएस का उपयोग कर सकते हैं, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो यानी एक पाउडर होता है, इसका उपयोग करना चाहिए ताकि क्या हो सके कि हमारे शरीर के अंदर जो निर्जलीकरण हुआ है उससे बचा जा सके, और जल की जो कमी है उसको अपन जो ओआरएस के माध्यम से पूरी कर सकते हैं, जल को रोककर पूरी कर सकते हैं। तो ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, तो वो है प्लेग। प्लेग इसका जो रोगजनक होता है वो होता है रेयरसिनिया पेस्टिस, जो कि एक प्रकार का जीवाणु होता है, यानी ये जीवाणु जनित रोग है। आगे चलते हैं संचरण। तो यानी इसका जो संचरण होता है वो चूहे तथा पिस्सू के द्वारा होता है। पिस्सू एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, तो चूहे तथा पिस्सू के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आगे लक्षण। तो लक्षण के अंतर्गत बुखार या ज्वर का आना। अधिकांश जब संक्रमण होता है तो पहला लक्षण यही है, बुखार तथा ज्वर का आना। नंबर 2 सिर दर्द होना। नंबर 3 लसिका पर्व का फूल जाना। हमारे शरीर में अनेक लसिका पर्व होते हैं, तो उनमें कई बार सूजन आ जाती है। लसिका पर्व सूज जाते हैं, गांठें होती है, लसिका गांठें फूल जाती है, वो लसिका पर्व फूल जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना। जब लसिका गांठें फूल चुकी है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, इसी वजह से। नेक्स्ट आगे अगर बचाव की बात करें हम, बचाव या उपचार की बात की जाए तो नंबर 1 कीटनाशक जैसे कि बीएचसी तथा डीडीटी का सीमित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए ताकि ये जो रोगजनक है इससे हम बच सकें।
नंबर 2, टेट्रासाइक्लिन, यानी टेट्रासाइक्लिन नामक एक एंटीबायोटिक होती है, इसका उपयोग करना चाहिए इस रोग से बचने के लिए। एंटीबायोटिक प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, और वो है सामान्य जुकाम, जो जीवन में सबसे ज्यादा बार होता है। ये एक ऐसा रोग है जो जीवन में सबसे अधिक बार होता है। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है राइनोवायरस। इसके रोगजनक का नाम होता है राइनोवायरस। इसका जो संक्रमण होता है वो खांसने छींकने के दौरान मुक्त बिंदुकों के संपर्क में आने से होता है। यानी संक्रमित व्यक्ति जब खांसेगा छींकेगा तो उससे एरोसोल रिलीज होते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, है ना, यानी बूंदक रिलीज होते हैं। तो उन बूंदकों के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आएगा तो उसमें भी वो रोग उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 2, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं के द्वारा। जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की अगर वस्तु का उपयोग करता है और उस वस्तु का उपयोग अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसमें भी रोग का संचरण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन लक्षण। तो कॉमन कोल्ड के अंदर, सामान्य जुकाम के अंदर जो लक्षण होते हैं वो लक्षण ये होते हैं, देखो, तो नासिकीय संकुलता एवं आस्त्रा सबसे पहला लक्षण। नासिकीय संकुलता अर्थात हमारा नाक जाम हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगी इससे, है ना। और नाक से एक स्त्राव जो है उसका स्त्रवण होता है, एक विशेष प्रकार का स्त्राव, श्लेष्मा का स्त्राव होता है। नेक्स्ट आगे कंठदाह, गले के अंदर खरखराहट उत्पन्न हो जाएगी, खरखर की आवाज आएगी, कंठदाह हो जाएगा। स्वर रुक्षता यानी फटी आवाज, यानी आवाज जो है फटी फटी सी आएगी। नेक्स्ट आगे सिर दर्द होना। नंबर 5, खांसी आना, खांसी भी उत्पन्न हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, खांसी आएगी, बार बार खांसेगा वो। इसके अतिरिक्त थकान महसूस करना, थकान महसूस होगी उसको, कमजोरी महसूस होगी उस व्यक्ति को। कोई भी रोग जब उत्पन्न होता है तो थकान कमजोरी तो होती है, और यहाँ पर और ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस कर